अचल संधि इमूवेबल जॉइंट हमारे खोपड़ी कई अस्थियों को जोड़ने से बनी है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकता। ऐसा संधि को अचल संधि कहते हैं। आप मुंह खोलिए एवं बंद कीजिए तथा निचले जबड़े को हाथ के नीचे बल लगाकर स्थिर कीजिए तथा ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऊपरी जबड़े को गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य अचल संधि होता है। कहते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, जो एक खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है और ये खोपड़ी बहुत से संधियों से, बहुत से हड्डियों से बनती है, अस्थियों से बनती है। और इस हड्डी जो होता है हमारा सर जो रहता है, तो ये हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। तो हड्डी आपस में हिलता जुलता नहीं, हमारा सर हिलता डुलता तो नहीं है। तो हिलता डुलता नहीं मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो जहाँ पे बाल होता है, जहाँ पे ये कान होता है, यहाँ पे ये सब तो हिलता डुलता नहीं है। तो ये सब जो है एक दूसरे से, ये सब भी बहुत से हड्डियों से बने हैं, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस जुड़े हुए को हम कहते हैं, इसे जुड़े हुए कहते हैं अचल संधि। यानी संधि रहता है लेकिन घूमता। अचल संधि मतलब चलता नहीं, यानी जुड़ा हुआ रहता है लेकिन आपस में मतलब हिलता डुलता नहीं है। यहाँ कहा गया कि ऊपरी जबड़ा, जो निचली जबड़ा है उसको आप पकड़ने पर ऊपरी जबड़ा को हिलाइएगा तो ऊपरी जबड़ा आपका नहीं हिले पाएगा, नीचे का जबड़ा ही हिलता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपरी जबड़ा जो हुआ, यानी जो ऊपरी जबड़ा ये हुआ, जो ये फिक्स है, यानी ये अचल संधि से जुड़ा हुआ है, ये हिलता डुलता उसी कारण से नहीं है। क्या आप ऊपरी जबड़े को गति दे पाते? तो नहीं दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य कैसा संधि है? अचल संधि है। कंकाल तंत्र एवं शरीर ढांचा। आप अपने मकान बनाते समय देखा होगा कि मकान का ढांचा तैयार करने के लोहे के छड़ों को एक दूसरे से बांधा जाता है। मकान का स्तंभ तथा छत तैयार करने में छड़ों का प्रयोग किया जाता है, तब उसे सीमेंट, बालू तथा गिट्टी के साथ मिलाकर उसके ऊपर ढाला जाता है तथा मकान का निर्माण किया जाता है। आप देखे होंगे कि जब भी घर बनता है तो सबसे पहले पिलर या किसी भी चीज़ का ढलैया होता है तो उसके पहले हम क्या छड़ बांध लेते हैं। तो छड़ क्या हुआ? हमारा ढांचा हुआ, इंटरनल ढांचा हुआ। और उसके बाद हम उस पर सीमेंट, गिट्टी, बालू लगा करके घर बनाते हैं। क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है? तो बिना छड़ के मकान तो स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि छड़ ही है जो कि एक दूसरे को सब पकड़े हुए रहता है तथा इसी आकृति प्रदान की जाती है। इस छड़ जैसा आप छड़ को जिस तरह से मोड़ेंगे दीवार उस तरह से होगा। तो क्या आपने मिट्टी के घर के छत को देखा जिसमें खपड़ा बिछाने के पहले बांस तथा बांस की फट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर छाजन किया जाता है? क्या इसके बिना छप्पर संभव है? नहीं, तो इसके बिना भी छप्पर संभव नहीं है। जब भी आप छप्पर बनाते हैं तो छप्पर बनाने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसे दीवार खड़ा करने के बाद उस पर बांस, फूस, फट्टी आदि सजाते हैं ताकि उस पर हम बाद में खपड़ा सरिया सकें। तो खपड़ा सरियाने से पहले ये सरियाना जरूरी है। तो ये मेन इसी को हम क्या कहते हैं? ढांचा। तो ये ढांचा बनाता है, किसका ढांचा बनाता है? तो ये बनाता है छप्पर का ढांचा बनाता है, यानी मिट्टी वाले घर का ढांचा बनाता है। और मेले में जब भी पंडाल लगता है, मेले या शादी विवाह में जब भी पंडाल लगता है तो सबसे पहले पंडाल बनाने में सबसे पहले बांस को जोड़ा जाता है और बांस को बनाकर पंडाल बनाया जाता है। तो पंडाल बिना बांस के संभव नहीं है। तो इसे जो पंडाल जो पहले बांस से बना होता है इसी को क्या कहते हैं? ढांचा। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार से शरीर की आकृति प्रदान करने के लिए ढांचा। तो जहाँ यहाँ पर अपने हमारे शरीर की हड्डियों की तुलना हम बांस के फ्रेम से कर सकते हैं, लोहे से कर सकते हैं, लोहे की छड़ से कर सकते हैं और आपका बांस की फट्टी से कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये शरीर अलग अलग चीज़ों का ढांचा बनाता है उसी तरह हमारे शरीर के ढांचे को कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। हम अपने शरीर की अस्थियों तथा संधियों को दबाकर अनुभव कर सकते हैं। हम संधियों अस्थियों अथवा संधियों को अस्थि और संधि को दबाते हैं तो आप देखिएगा कि मांस दब जाता है लेकिन अस्थि और संधि नहीं दब पाता है। एक्सरे चित्र में से हम शरीर के सभी कठोर अस्थियों को आकृति को पता चलता है। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका एक्सरे चिकित्सक की सलाह पर करवाया गया है? तो देखिए, एक्सरे जो होता है, एक्सरे एक रे है, किरण है। वो किरण के माध्यम से आप शरीर के हड्डियों का जहाँ जहाँ हड्डी रहता है उसका हम चित्र निकाल सकते हैं,
ताकि चित्र इसलिए निकाला जाता है ताकि आपका कहीं हड्डी टूट फूट गया है तो डॉक्टर को आसानी से पता चले, चिकित्सक को आसानी से पता चले कि कहाँ टूटा है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ किस तरह से मुड़ गया है, ताकि उसका इलाज हो सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सरे। इसी से हम एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे एक मशीन होता है, उससे एक्सरे किया जाता है। चिकित्सक एक्सरे के चित्र से चोट के कारण का पता लगाते हैं। आप शरीर के विभिन्न हिस्सों को एक्सरे के चित्र इकट्ठा कर अस्थियों के ढांचा को देख सकते हैं। यदि आपको अपने शरीर का ढांचा देखना होगा तो आप पूरे शरीर का यदि एक्सरे करवा लीजिएगा तो आपके पूरे शरीर का हड्डियों का ढांचा दिख जाएगा। अपनी कोहनी क्रियाकलाप 3 यानी एक्टिविटी 3 है। इसमें क्या करना है, एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, तो एक्टिविटी 3 अपनी कोहनी को दूसरी हाथ से थोड़ा दबाइए, नहीं अपनी कोहनी जो है को थोड़ा दबाइए और बाह को मोड़िए और सीधा कीजिए। तो इस क्रिया को कई बार दोहराइए। इस प्रकार आप अपनी कलाई को कसकर पकड़िए तथा और हथेली को घुमाइए। अब आपके अपनी एक अंगुली की किसी जोड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे और अंगुली को से कसकर पकड़िए और अंगुली को ऊपर नीचे हिलाइए। कह रहा है कि आप पहले कोहनी को पकड़िए, कोहनी के दूसरे हाथ से थोड़ा दबाइए, दबा के पकड़े रहिए और बाह को मोड़िए और सीधा कीजिए, यानी हाथ ऊपर नीचे करने कह रहा है। तो इस क्रिया में कई बार दोहराएं। इसी प्रकार कलाई को कस के पकड़िए और हथेली को घुमाइए। अब अपनी एक अंगुली को किसी जोड़ को पकड़िए और उसको घुमाइए, तो ऊपर नीचे हिलाइए। इस क्रियाकलाप से क्या पता चलता है, इससे क्या पता चला, क्या कंधे से लेकर अंगुली तक अपनी बाह में एक ही हड्डी है। तो इससे क्या पता चला कि यदि इतना हिलाते हैं तो हिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंधे से लेकर बाह तक एक ही हड्डी है, तो नहीं, ये बाह तक बहुत से हड्डी हैं। यदि नहीं तो बाह और हाथ के अलग अलग हिस्सों को मोड़कर या घुमाकर आप अधिक से अधिक कितने अस्थियों को गिन सकते हैं। इस तरह पैर की अस्थियों के बारे में पता लगाने का करने का प्रयास कीजिए। तो हाथ के अस्थियों को हमको देखना है। हाथ के अस्थियों को आप जहाँ हम लोग हाथ के अस्थियों में पता करते हैं, सबसे पहले पहला केहूनी के पास रोकते हैं, तो केहूनी के बाद 2 अस्थि होता है। इसी तरह हम पता कर सकते हैं कि कितने अस्थि हैं। आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ मांसपेशियां जुड़ी होती है, यानी हड्डी रहेगा, सिर्फ हड्डी का ढांचा रहेगा, जैसा कंकाल होता है। जैसे मरे सड़े गले जानवर में भी इस तरह का कंकाल होता है। तो कंकाल होता है तो सिर्फ कंकाल से हिल डुल जाता है, तो नहीं, उसके लिए मांसपेशियां भी जरूरी होती है। आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलने डुलने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी होती है। ये पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी होती है। इन रेशे को कंडरा कहते हैं, यानी कि जो वैसा रेशा, ये पेशियां अस्थि को जब हम रेशा से जोड़ते हैं, अस्थि हड्डी को हम मांसपेशी से जब जोड़ते हैं, हड्डी को जब मांसपेशी को यानी बोन को हम जब मसल से जोड़ते हैं, तो उसे हम टेंडन कहते हैं। इसका हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, एमबीटी कहने का मतलब मसल्स, बोन और टेंडन, यानी मसल्स और बोन को जो जोड़ता है उसे टंडन कहता है, और टंडन को हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। इस प्रकार 2 अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है। उसी तरह से ये तो हो गया मसल्स, मांसपेशी और हड्डी के बीच में जो रहता है, कंडरा रहता है। लेकिन हड्डी और हड्डी के बीच में भी जोड़ने के लिए रेशा प्रयुक्त होता है, रेशा रहता है, उसे हम लिगामेंट या स्नायु कहते हैं, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये हड्डी और ये हड्डी, ये दोनों के बीच में जुटने वाला जो सबस्टांस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट, और जो मसल्स और हड्डी, यानी ये हड्डी या मसल्स को जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंडरा कहते हैं। कंडरा और स्नायु, घुटने की अस्थि जिसमें मांसपेशी अस्थि के साथ तथा पादांगुली हड्डी के स्नायु से जुड़ी हुई है। घुटने की अस्थि जिसमें मांसपेशी अस्थि के साथ तथा पादांगुली के हड्डी स्नायु से जुड़ी हुई है। पसली पिंजर क्रियाकलाप, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए, यानी गहरी सांस भरिए आप, रोकिए थोड़ा देर रोकिए। आप अपनी छाती एवं पीठ को दबा कर अपनी अस्थियों को अनुभव कीजिए। जब आप ऊपर से सांस खींचते हैं तो सांस खींचने के बाद क्या होता है कि आपका पूरा
जो होता है शरीर का जो पंजड़ी उसको बोलते हैं, या जो शरीर का जो छाती होता है, वहां पे जो जो अस्थियां दिखती है उसे आप देख या महसूस या छूकर पता कर पाएंगे। तो छाती की पसली अस्थियों को भी आप गिन सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि पसली की अस्थियां विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई है। आप अनुभव करेंगे कि पसली की अस्थियां विशिष्ट रूप से मुड़ी है, तब पीठ से होते हुए रीढ़ तक, मेरुदंड तक चली जाती है। अब मुड़ी हुई है और आगे की ओर पिंजरा की तरह बनाती है, और पीछे मेरुदंड के पास जाकर जुट जाती है। ये पसली पिंजर की एक पिंजरा तरह की रचना बनाती है, यानी ये पिंजरा की तरह रचना बनाती है कि इस तरह से रहता है, बैक में रहता है, इसे आगे इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, और आगे भी तो यही इसी तरह से जुड़ा रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेरुदंड। ये पसली पिंजर की एक पिंजरा की तरह रचना बनाते हैं। आप पता कीजिए कि इस पसली के पिंजरे के अंदर कौन कौन सा अंग होता है। तो पिंजरे के अंदर हृदय होता है, आपका हृदय होता है, आपका लीवर होता है, लीवर जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं, ये होता है। आप अपने मित्रों के आगे की ओर बिना घुटने मुड़े झुकाइए तथा पांव की अंगुलियों को छूने कहिए। अपने मित्र को आगे की ओर बिना घुटना को मुड़े हुए जब झुकाइएगा तो वो झुक जाएगी। तो इससे कैसे क्या पता चलता है कि जब घुटना आप झुकाए ही नहीं तो आपका शरीर झुक जाए। इसका मतलब क्या है कि आपका पीठ में हल्का जो हड्डी है जो आपस में जुड़ा हुआ है, तो हड्डी में मोड़ है, तो इसी इसी यही पता चलता है। आप उसके पीठ के बीच पीछे ऊपर से नीचे थोड़ा दबाकर स्पर्श कीजिए, क्या आपकी एक लंबी एवं कठोर रचना अनुभव होगी। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना उसी को मेरुदंड है। यानी पीठ के जब कोई झुकता है उसका पीठ पकड़िएगा तो उठा हुआ एक हल्का सा उठा हुआ चीज दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। यही मेरुदंड होता है जो अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना होता है। यदि मेरुदंड छोटे छोटे अस्थियों से नहीं बना होता तो आप खड़ा रह पाते, तो आपको पीठ के बल पर मुड़ नहीं सकते थे, पीठ के बल पर आप झुक नहीं सकते। झुकने जहां भी झुकने का मतलब है कि यहाँ पे हड्डी छोटी छोटी हड्डी से जुड़ा हुआ है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। इन छोटे अस्थियों को क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। एक प्रत्येक छोटे छोटे हड्डी को क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। यदि यह मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपके मित्र या आप झुक पाते, तो नहीं झुक पाते। जब भी एक हड्डी रहता तो एक हड्डी कभी मुड़ पाएगा, नहीं मुड़ पाएगा। एक हड्डी जो सीधा रहेगा, आप जहां भी ज्वाइंट रहेगा, जहां भी ज्वाइंट रहेगा वहां आप मुड़ पाएगा। आपके मित्र खड़े होकर हाथ से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। आप देखेंगे कि आपके मित्र दीवार पर धक्का लगाते हैं तो उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती। जब आप भी या कोई भी व्यक्ति धक्का लगाता है तो धक्का लगाने पर क्या होता है कि आप दीवार को धक्का लगाएगा तो आपके हाथ पर भी बल लगेगा, तो क्या होता है कि आपका कंधा है जो ऊपर उठ जाता है, तो कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। ये अस्थियां दिखाई देती है, इसे कहते हैं कंधे की अस्थियां कहते हैं। कंधे की अस्थियों को अंश अस्थियां कहते हैं। कंधे की अस्थियों किस कौन सी अस्थियां कहते हैं, अंश अस्थियां कहते हैं। ये कंधे की अस्थियां, जब आप दीवार को ठेलिएगा तो आप पर भी बल लगेगा, और बल लगेगा तो हाथ है जो ऊपर उठ जाता है, तो जो उठ जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम अंश अस्थियां कहते हैं। अब देखिए, कमर की अस्थियां की श्रेणी अस्थियां कहते हैं। कमर की अस्थियों को क्या कहते हैं, श्रेणी अस्थियां कहते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है तथा इनकी स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है। कह रहे हैं कि कमर की अस्थियां, यानी ये हुआ कमर की अस्थियां, ये कमर की अस्थियां हुआ, तो क्या इसका क्या काम रहता है, ये बॉक्स की तरह एक समान रचना बनाता है जो अमाशय के नीचे होता है। अमाशय कहने का पेट के नीचे होता है, पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है, यानी जो भी अंग पेट के नीचे पाया जाता है उसकी रक्षा करता है, और इनके स्थिर रखने पर धरातल बनाता है। धरातल करने के लिए इसी पर सभी स्थिर रहते हैं, यानी ये नहीं रहेगा तो लोग कैसे चल पाएंगे। वो शरीर में जो मांसपेशियां अटका हुआ रहता है, या जो भी पेट के नीचे जो भी होता है अटका हुआ रहता, जो भी भाग रहता है वो कैसे अटकेगा। औरतों माताओं में यह बहुत थोड़ा बड़ा होता है और ज्यादा कटोरे नुमा होता है, ताकि तथा माता में गर्भ में पल रहे शिशु को स्थिर रखता है। ये औरतों में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि वो ताकि जो पेट में बच्चा रहता है वो पल पाता है, वो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसे पल पाता है। उपास्थि, उपास्थि कहने का मतलब अपास्थि होता है जो अस्थि से छोटा हो। जहां भी देखिए, जैसे कि आपको लगाना है प्रधान, प्रधान हो गया बड़ा, तब
उप प्रधान लगाइएगा, इसका मतलब क्या हो गया, उप उससे छोटा। उसी तरह अस्थि, अस्थि में से हड्डी, और उपजोर अस्थि, उपास्थि यानी हस्ती हड्डी से थोड़ा कमजोर, अस्थि उपास्थि, उपजोर अस्थि उपास्थि कहते हैं। ये आपको याद करने के लिए आप समझ सकते हैं। आप अपने कान को छू कर तथा नाक को हिलाकर देखिए। कान को छूइएगा, नाक को हिलाएगा, क्या आप क्या अनुभव करेंगे कि कान के ऊपरी तथा निचला हिस्सा आसानी से मुड़ जाता है। तो कान का ऊपरी हिस्सा आसानी से मुड़ जाता है और फिर उसी स्थिति में वापस आ जाता है। और ये अस्थि की तरह कठोर नहीं होते हैं, बल्कि लचीले होते हैं। और अस्थि जितना कठोर होता है, जिससे हाथ से आप दाब का अनुभव करते हैं, उतना ही कठोर नहीं, ये लचीले होते हैं, इसलिए इसे हम उपास्थि कहते हैं। ये हड्डी से थोड़ा कम कठोर होता है, इसलिए इसे हम उपास्थि कहते हैं। आपने कंकाल के संदर्भ में शरीर की अस्थियों का अनुभव किया, यह भी जाना कि बांह, कोहनी, पैर तथा घुटने की अस्थियां से मांसपेशियां जुड़ी होती। जब आप हाथ को फैलाकर मोड़ते हैं तथा पादांगुली के सहारे खड़े होते हैं, तो बांह या घुटने के पीछे की मांसपेशियां संकुचित होकर फूल जाती है तथा सामान्य अवस्था में पूर्ववत स्थिति में आ जाती है। पेशियों के संकुचन से अस्थियां का संधियों पर झुकाव होता है तथा शीतलन से संधियों अपने पहली स्थिति में आ जाता है। देखिए, ये मान लीजिए हड्डी हुआ, ये हड्डी हुआ, इस यहाँ पर ये एक हड्डी ये हुआ, ये हड्डी हुआ। मान लीजिए इसको मोड़ना है, तो यहाँ पर ये मांसपेशी हुआ, ये भी आपका मांसपेशी हुआ। तो जब आपको हड्डी को इसको मोड़कर इधर ले जाना है, तो इधर ले जाना है, तो इसका मतलब ये हड्डी क्या होगा, ये तनेगा, मांसपेशी तनेगा और ये सिकुड़ेगा। जब आपको बैक पे लाना होगा तो ये सिकुड़ेगा और ये सिकुड़ इसको ये तनेगा और ये सिकुड़ेगा। यानी कि जिधर आपको जाना है, मतलब जिधर मोड़ना है, यदि पैर को आपको झुकाना है, तो पैर के बाहर साइड का जो हड्डी जो मांसपेशी होगा वो आपका तनेगा, और जो अंदर साइड का होगा जो रिलैक्स होगा, मतलब कि शिथिल होगा। तो पेशियों के संकुचन से अस्थियों की संधियों पर झुकाव होता है तथा शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। यानी कि जब संकुचन होता है, तो संकुचन जब होता है तो अस्थियां संधियों पर झुकाव होता है तथा शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन से शरीर में हलचल अथवा गति होती है। यानी कि जब तक मांसपेशियों में या तो खिंचाव होगा, तो खिंचाव को क्या हम कहते हैं, खिंचाव को हम कहते हैं संकुचन। और शिथिलन किसे कहते हैं, जब वो रुक जाता है तो शिथिल, शिथिल मतलब होता है संकुचन, यानी जो सब फैलता है तो उसे हम संकुचन कहते हैं, जो स्थिर रहता है शिथिलन कहते हैं। तो या तो मांसपेशी फैलता है और या तो स्थिर रहता है, या तो एक फैलता है एक स्थिर रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिथिल पाया। इसी को हम, इसी से कोई भी व्यक्ति चल पाता है। इसी मांसपेशियों तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर की गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझने की चीज है, जब यहाँ पर आपका ये हड्डी है, आपका ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये आपको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाना है, तो ये ऊपर ले जाना, तो आपको इधर भी मांसपेशी है, इधर भी मांसपेशी है। तो जब ऊपर ले जाइएगा तो ये होगा कि ये आपका तनेगा, ये तनेगा, तो यानी इस साइड का मांसपेशी आपका तनेगा, इस साइड का मांसपेशी आपका रिलैक्स होगा। अब जैसे जैसे ऊपर की हाथ को मोड़िएगा, इधर लाइएगा, तो ये क्या होगा, इसमें संकुचन होता जाएगा और ये शिथिल होता जाएगा। और जैसे जैसे इधर लाइएगा तो इसमें संकुचन होगा और इसमें शिथिलन होगा। इसके अपोजिट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पर तो सीध में आ जाता है, दोनों बराबर आ जाता है। और यही होता है कि जब ऊपर की ओर जाइएगा, ले जाइएगा हाथ को, तो ये इसमें संकुचन होगा इस साइड के मांसपेशियों में, इसमें शिथिलन होता है। अब तक आप जिन जिन हड्डियों को ढूंढ पाए, आप उनको अपने कंकाल चित्र में पेंसिल या रंग से भरा होगा। अपने साथियों की चित्र को देखकर पता लगाइए कि आपके अन्य साथी ने कौन कौन से अतिरिक्त हड्डियां ढूंढ ली। इन हड्डियों को अपने शरीर में ढूंढने और अपने द्वारा बनाए गए चित्रों में दिखाइए। जंतुओं में गति, कुछ जंतु दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मछली जल में तैरती है। गमन करने की कितनी विभिन्नताएं, क्या क्या कारण है। यानी कह रहे हैं कि गमन, कुछ लोग गमन करना यानी क्या होता है, गमन करना माने एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। तो मछली जाता है तैर कर, पक्षी जाता है उड़कर। तो ये सब जो जाने की विधि है, तो अलग अलग तरीका से क्यों है, इसमें कितना विविधता क्यों है, तो यही है हमें पता करना है। अब क्रियाकलाप छो, एक्टिविटी छो करते हैं।
खेतों या बगीचों में केचुओं को चलते हुए देखते हैं, उसे कांच की पट्टी या टाइल, खपड़ा इत्यादि पर रखकर गौर से देखिए। केचुओं का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना हुआ प्रतीत होता है। जैसे केचुआ का सिरा इस तरीका से रहता है, इस तरीका से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से एक दूसरे से फिर जुड़ा हुआ रहता है, तो बहुत सा भाग जुड़ा हुआ रहता है। तो छल्ला का ये छल्ला जैसा बना हुआ होता है, प्रतीत होता है। केचुओं को थोड़ा दबाकर अनुभव कीजिए, यह मुलायम प्रतीत होता है। केचुआ को थोड़ा दबाइएगा तो वो मतलब दब जाता है आसानी से, और उसमें हड्डी पता नहीं चलता, उसमें हड्डी नहीं होता। केचुओं के शरीर में अस्थियां नहीं होते, इसके शरीर में पेशियां होती। तो इसके शरीर में क्या होती है, पेशियां सिर्फ होती, पेशियां ने मांसपेशियां होती। इन पेशियों के संकुचन या शिथिलन से इसका शरीर घटता बढ़ता रहता है। और ये जब भी चलता होगा तो देखते होंगे कभी ये लंबा हो जाता है और कभी ये छोटा हो जाता है। तो ये लंबा छोटा के माध्यम से आगे बढ़ पाता है। तो इसी लंबा होता है तो इसे मांसपेशिया का क्या होता है, संकुचन होता है, और जब छोटा हो जाता है तो शीतलन हो जाता है। चलने के दौरान केचुआ अपना पिछले पश्च को भूमि में जकड़े रहता है तथा अगले हिस्से को आगे को चलने की दिशा में फैलाता है। जैसे देखिए किसी को चलना है तो इसको जब चलना है तो पहले ये आप यहाँ इसको पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए, और यहाँ पे पकड़े रहिए, और उसके बाद आप इसको आगे के भाग को कस के मतलब कि लंबा कीजिए। लंबा कीजिएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, लंबा कीजिएगा तो आप लंबा पहले कीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद वह अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है, उसके बाद अगले हिस्से से आप भूमि को पकड़िए, और पिछले हिस्से से आप पिछले हिस्से को आगे की ओर पिछले हिस्से को आगे की ओर फिर ले जाइए। फिर उसी तरह से पिछले हिस्से को पकड़िए, अगला हिस्सा को लंबा कीजिए, फिर आगे फिर इसको फिर कर लीजिए और फिर उसको पीछे से ले जाइए। इसे हम क्या कहते हैं, इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है। इससे वह चलने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को केचुआ बार बार दोहराता है तथा चलना की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह आपको सोचना होगा कि केचुए के शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़े रहता है तथा कैसे टिकाता है। यानी ये तो हो गया कि केचुआ जो होता है, जो शरीर को ये अपने शरीर से मिट्टी को पकड़े रहता है, लेकिन कैसे रहता है, इसके लिए आवर्धक लेंस की सहायता से केचुआ को उलट कर देखिए। आप देखेंगे कि केचुआ के शरीर में छोटे छोटे बाल जैसे आकृति होते हैं, इसे बाल आकृति को सुग कहते हैं। यानी छोटे छोटे बाल नुमा आकृति होती है केचुआ में, उसे हम क्या कहते हैं, सुग कहते हैं। ये सुग पेशियों से जुड़े होते हैं, ये सुग मिट्टी से उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। देखिए जब ये पकड़ कर मजबूत, ये सुख जो होते हैं वो पेशियों से जुड़े होते हैं, और यही सुख से वो मिट्टी को पकड़ता है। आप जानते हैं कि केचुआ मिट्टी को खाता है, केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे वायु में मिट्टी प्रवेश कर जाती है। आपको देखिए खेत क्यों जोता जाता है, खेत इसलिए जोता जाता है कि खेत के जो बीज हो वो बीज के आसपास मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो भुरभुरी होने से क्या होता है कि उसके आसपास वायु पहुंच पाता है, तो इससे मिट्टी में उर्वरकता बढ़ती है। तो केचुआ का भी वही काम है, वो मिट्टी को खाता है और मिट्टी को ही निकालता है, तो वो भी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है तथा फसलों की अच्छा पैदावार होती है। मिट्टी को भुरभुरा हो जाने से पौधे की जड़ में पर्याप्त वायु एवं ऑक्सीजन मिलती है, यानी जड़ में भी पर्याप्त वायु ऑक्सीजन मिल पाती है। इसी कारण पेड़ मतलब कि पेड़ जो होता है वह आसानी से ऑक्सीजन ले पाता है, और इसी को ये केचुआ का ये किसी किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये खेत को भुरभुरा बनाता है, इसलिए इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब घोंघा को देखिए, घोंघा क्रियाकलाप 7, अपने खेत या बगीचे में घोंघे को चलते हुए देखा हुआ। चलते हुए घोंघा का अवलोकन कीजिए, मैंने अवलोकन करना मैंने उसको देखिए और उसको समझिए। घोंघा को शरीर कठोर चीज से बना रहता है, इसे कवच कहते हैं। ये हुआ घोंघा का जो बाहरी चीज हो, बाहरी जो आवरण हुआ, ये कठोर चीज से बना रहता है। इसको आप दाबिएगा तो आसानी से दाबिएगा तो नहीं दबता है, इसे ही कवच कहते हैं। और घोंघा के बाह्य कंकाल है, इसे घोंघा का क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। यह कवच अस्थि से भिन्न होती है, ये अस्थि से भिन्न होती है, यानी हम लोग का जो हड्डी होता है जिस तरह से, उस तरह से नहीं, इसमें कोई संधि नहीं होती, यानी ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये एक ही रहता है। इसमें आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता, सिर्फ एक ही रहता है। ये आपस में जुड़ा नहीं रहता, सिर्फ एक ही रहता है। चलते हुए घोंघा के को जब आप देखेंगे तो कवच के नीचे जमीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है, जिसे पाद कहते हैं।
पाद मांसल होता है तथा दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। घोंघा का मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है तथा घोंघा इस कवच के अंदर घुस जाता है। क्योंकि चलते हुए घोंघा को अब जब आप देखिएगा तो कवच के नीचे जो कवच होता है, ये कवच ये कवच है, कवच के नीचे जमीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है। यानी कवच, ये देखिएगा कि घोंघा क्या होता है, सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ को अपने आप में बंद कर लेगा। जब वो लेकिन जब उसको आप नहीं छूइएगा तो क्या होगा, अचानक वो अपना अपना मतलब उसकी मांसपेशियों निकालता है, जिसमें वो मांसपेशियां निकालता है और उसी मांसपेशियों में मांस उसका पैर उसमें जिस तरह से केचुआ का होता है उसी तरह इसके पाद भी मांसल होता है और ये दृढ़ पेशियां होती है, यानी पेशियां मजबूत होती है और इसी की मदद से घोंघा आगे बढ़ता है। घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है। इसको आप जब छुइएगा तो सिकुड़ जाएगा और इसको आप अपने मतलब अपनी रक्षा के लिए अंदर रख लेता है। अब तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या आपको पता है कि तिलचट्टा का वास स्थान कहाँ है? इसके लिए अंधेरी एवं नमी वाले स्थानों का अवलोकन कीजिए। अब देखिएगा कि तिलचट्टा कहाँ पे रहता है। तिलचट्टा जब भी रहेगा तो जहाँ अंधेरा रहेगा और नमी रहेगा वहाँ पर ये झुंड के झुंड मिलते हैं। ये मिलने की संभावना रहती है, यहाँ मिलने की संभावना रहती है। इन तिलचट्टों को गौर से देखिए, जमीन पर चलते हैं तो दीवार पर चढ़ते हैं और हवा में उड़ते हैं, यानी तीनों तरह के काम करते हैं। जमीन पर चल भी लेते हैं, दीवार पर चढ़ भी जाते हैं और हवा में उड़ते भी हैं। इनके 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। 3 जोड़े कहने का मतलब ये इसके 6 पैर होते हैं, 3 इधर 3 उधर, 3 इधर 3 उधर, मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड रहते हैं, 3 बाएं साइड 3 दाएं साइड, और ये इनके 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में इनको मदद करते हैं। इसमें इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा हुआ होता है। इसका शरीर है जो कि कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। यह बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा रहता है, यानी कंकाल कहने का मतलब हड्डियों से ढका हुआ रहता है और यह बाह्य कंकाल को कई खंडों में बटा रहता है। ये तिलचट्टा का आधो भाग है, यानी कि तिलचट्टा का आगे का भाग है, तिलचट्टा का पीछे का भाग है। पृष्ठ भाग है, ये आगे का भाग है। यानी यहाँ पे देखिए आगे का भाग है और ये उलटने पर ये दिखता है और ये सीधा कीजिएगा तो ये दिखेगा। पक्षी, ये तिलचट्टा का आधो भाग। आपने अपने पास खेत खलिहानों तथा घर के मुड़ेर पर कबूतर, कौवा, गौरैया तथा अन्य उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। ये सभी पक्षी हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा जमीन पर चलते हैं। इनके शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलित कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जब भी जैसे कि आप मरुस्थल का नागफनी होता है, मरुस्थल में नागफनी होता है तो नागफनी के जो पत्ते होते हैं जो कांटे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो नागफनी कहाँ जन्मता है? तो नागफनी जन्मता है जब भी जन्मता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्यों जन्मता है? क्योंकि अपने शरीर को मरुस्थल में रहने के तरह अपने आप को ढाल लेता है। उसी तरह पक्षी है जो कि अपने शरीर को उड़ने में अनुकूलित बनाती है। इनके शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, अनुकूलित पहले से ही रहता है और इसलिए ये उड़ पाती है। उनकी अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती है। उनकी अस्थियां खोखली होती है लेकिन मजबूत होती है। अस्थियों के खोखले हिस्से में वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अस्थियों के खोखली हिस्से को क्या कहते हैं? वायु प्रकोष्ठ, यानी वायु प्रकोष्ठ कहते हैं मतलब खाना, यानी कि खाना नहीं, खाली स्थान, तो जहाँ वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है और हवा भरे अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण इसका शरीर हल्का रहता है। इसका जब अस्थियों में क्या रहेगा, हवा भरा रहेगा तो उसका शरीर क्या होगा, हल्का रहता है। हल्का रहने से क्या होगा, आसानी से उड़ पाएगा। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का डैना बनाती है और ये पक्षी का डैना बना हुआ रहता है। आगे की जो पेशियां, आगे की जो होती है अस्थियां होती है जो जुड़कर पक्षी का मतलब शरीर का पंख बनाता है, पंख यानी उसे डैना कहते हैं। वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती है जिसमें मोटी पेशियां लगल होती है। मांसपेशियां से लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ा होता है। जो कह रहे मांसपेशियां जो होती है जो कंडरा डैना की स्थिति से जुड़ी हुई रहती है। मोटी मांसपेशियां के खिंचाव से डैना फैलता है। जब मोटी मांसपेशियां खींचते हैं तो डैना फैलता है और जब उसमें शीतलन हो जाता है तो डैना सामान्य स्थिति से नीचे आ जाता है। इस तरह से डैना को फैलने तथा नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ते रहती है।
डैना जब नीचे आ जाता तो यह फैलकर हवा पर थपेड़े करता है तथा पक्षी ऊपर उठता है। ऊपर ले जाने के समय डैना शरीर से सटा रहता है ताकि विपरीत दिशा में थपेड़ों नहीं लगे। आप कुछ ऐसे पक्षियों का अवलोकन कीजिए जो पानी पर तैरते हैं तथा कुछ ऐसे पक्षी के ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं। तो देखिए, जो पानी पर तैरते हैं ये हो गया बत्तख, आपका हो गया पानी पर तैरते हैं, बत्तख ही पक्षी हो गया, ये पानी में तैरते हैं। अब जो ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं उसमें कीवी एक होता है, कीवी कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कीवी वो होता है जो कि उड़ नहीं पाता, ज़्यादा नहीं उड़ पाता है।